नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात दावों के दंगल की। चारों तरफ से यह शोर उठा है कि हम आने वाले हैं, हमारी सरकार आने वाली है। मौजूदा सरकार के लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो 350 पार करेंगे, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। नई हवा है, नई सपा है, इस तरह के नारे भी गढ़ दिए गए हैं। प्रियंका गांधी भी हैं जो कभी निषादों के बीच पहुंच रही हैं, कभी किसानों के बीच पहुंच रही हैं और इनके सहारे मैदान तैयार कर रही हैं। हालांकि मायावती के पत्ते अभी तक खुले नहीं हैं, लेकिन दावा उधर से भी है कि सरकार तो बनाएंगे। तो अब सवाल यह है कि दावे किसके जोरदार हैं और किसकी बातों का आधार मजबूत है। वैसे सीएम योगी 4 साल पूरे कर रहे हैं और इस बात को लेकर वो विश्वस्त हैं कि सारी लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर के लिए हो रही है। तो चर्चा इसी बात पर कि नंबर 1 कौन रहने वाला है और क्या उनके काम जनता तक पहुंचने के प्लान कारगर साबित होंगे। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के रण की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल। तैयारियां किस अंदाज में हो रही हैं, ये उसका एक ट्रेलर है। आज पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से संवाद किया, जिनमें क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, यूपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, विधायक और एमएलसी जुड़े। संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी जुड़े। पंचायत के बहाने बीजेपी 2022 के लिए कमर कस रही है। बीजेपी के नेता 350 पार की बात कर रहे हैं, तो सीएम योगी भी सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार हम लोगों ने 325 सीटें लेकर बनाई थी। इस बार हम 350 से अधिक सीटें जीतेंगे और विपक्षी दलों की बुरी हालत होगी। 2022 में आपको छोटे दलों की कोई चुनौती होगी या लगता है कि मुकाबला आमने सामने का होगा, सीधा सीधा होगा? देखिए, जो मेरे साथ हैं वो तो हैं ही, लेकिन 51% के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। छोटे दल तो मेरे साथ हैं, लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस से एक साथ भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो पहले भी मैं जीता हूं, 2022 भी मैं जीतूंगा। यूपी में आपका तो दावा होगा क्योंकि आप तो टारगेट सेट करते हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। आप नोट कर लेना, 2022 के पहले भी मिलेंगे और चुनाव के बाद फिर मिलेंगे। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जो जगह जगह पार्टी के प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, संगठन में जान फूंक रहे हैं। 22 में बाइसिकल के नारे के साथ अखिलेश कहते हैं कि सरकार से नाराज जनता समाजवादी पार्टी को लाने वाली है। भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर है, इसलिए जनता तैयार है सरकार हटाने के लिए। किसान तैयार है, मजदूर तैयार है, जवान तैयार है, माताएं, बहनें, महिलाएं सब तैयार है सरकार को हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने नहीं देगी। इनका खाता नहीं खुलेगा, जनता इतनी नाराज है इनसे। 22 में बाइसिकल के नारे के साथ अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार से नाराज जनता सपा को लाने वाली है। दावों के अलावा अखिलेश यादव की पार्टी ने अब आजम खान के समर्थन में उतरने का भी प्लान बना लिया है। 12 मार्च से रामपुर से साइकिल रैली का आगाज होगा। आजम खान की नाराजगी की खबरों के बीच उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध होगा। बीएसपी अभी खामोश है, लेकिन 3 दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस भी यूपी में सक्रिय है। प्रियंका गांधी कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भावनाओं की सियासत करती हैं, तो कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की। हालांकि जीत के दावे चारों तरफ से सरकार बनाने के ही हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि किस पर कौन भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चर्चा हम इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि दावे तो सब तरफ से हैं, मजबूत किसके हैं, उसके लिए काम कौन कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस वक्त रसिक बदूत साहब जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहले मैं चाहता हूं रसिक बदूत जी आपसे एक कमेंट, क्योंकि कल हमने संवाद किया अलग अलग मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री भी मंच पर थे। सरकार ने अपने काम बताए, हर क्षेत्र में खामियां निकालने के लिए हर जगह होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि
कि जिस तरह से विपक्ष सक्रिय है, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे प्रियंका गांधी निषाद लोगों की बात करती हो वहां जाकर, या अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को इस वक्त चार्ज कर रहे हैं जगह जगह जाकर, दावे आपको किसके मजबूत दिखाई देते हैं? राम मोहन जी, देखिए अभी लगभग चुनाव में 10 से 11 महीने का समय है और जो अभी स्थितियां और गतिविधियां चल रही हैं वो पहले दौर की नजर आती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार जो सत्ता पक्ष है वो अपने दावे कर रही है, मजबूत दावा कर रही है, बता रही 4 साल में हमने क्या किया और क्यों जनता उनको जो है वोट करेगी या उन जनता की पहली वो पसंद क्यों बनेंगे। दूसरी तरफ सपा है जो संगठित तरीके से अपने संगठन को पहले चुस्त दुरुस्त कर रही है और उसके बाद वो शायद दूसरे चरण या तीसरे चरण की नीति बना करके जनता के बीच जाके अपनी दावेदारी पेश करेगी जी। दूसरी तरफ कांग्रेस नजर आती है जो जिसकी कोई भी आधार, कोई प्रभावी आधार जिसके पास नहीं है यूपी में, और उनके पास केवल एक ही चीज है, वो है प्रियंका गांधी, गांधी परिवार की एक छाया। और प्रियंका गांधी को जितनी भी कांग्रेस पार्टी जहां जहां भी लेके जा रहे, वहां प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति एक लगाव पैदा करने का प्रयास कर रही है या ये कहें कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पास एक मजबूत संगठन नहीं है और जिसकी जो कहां से वो लाएंगे ये जरा सोचने का विषय होगा। मुझे लगता है हो सकता है प्रियंका गांधी सब तरफ एक वार्म अप एक्सरसाइज समझिए और उसके बाद सेकंड या दूसरे चरण में जाकर के वो अपने संगठन को दुरुस्त करें और उसके बाद चुनाव में उतरें। लेकिन ये बात तो है कि अगर हम बासपा की बात सोचें तो बासपा की कोई भी गतिविधि इस वक्त नजर नहीं आ रही है और जो उनका कैडर वोट है वो कहीं ना कहीं इस वक्त दुविधा में है और चिंता में है कि वो करें तो क्या करें, भाजपा के साथ जाएं, कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो, सपा के सिम में वो जा नहीं सकते और मायावती जी कोई संकेत दे नहीं रही हैं। तो बड़ी ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस बार आपका खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलने देंगे। सब लोग आपसे नाराज हैं, किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, तो कैसे काम चलेगा? देखिए, आशावादी होना अच्छी बात है, लेकिन कल्पना लोक में जीना, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना लोक में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है वो अद्भुत है। और वो विकास को ले लीजिए, वो भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, वो औद्योगिक विकास हो, युवाओं को रोजगार हो, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या युवाओं के भविष्य को संवारने की बात हो, चारों तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नज़र है और दिन रात उनका जो अहर्निश परिश्रम है उनकी सरकार का, वो आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है, देश की जनता के सामने है। उत्तर प्रदेश की जनता तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्य को सराह ही रही है जी। योगी जी का तो डंका पूरे देश में बज रहा है और दुनिया के पटल पे भी उनके कामों की सराहना हो रही है। तमाम लोग कोरोना जैसी महामारी के संकट में 25 करोड़ और 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से कंटेन किया और बहुत जल्दी इस पर बहुत मजबूत नियंत्रण पाया, वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बना है। अन्यथा जिस तरह से उत्तर प्रदेश की आबादी का घनत्व है और उत्तर प्रदेश की आबादी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्व सरकारों से स्वास्थ्य का मिला था, उन सारी परिस्थितियों को देखिए तो जिस तरह से उस कोरोना काल में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेजों में जाते थे, अस्पतालों में जाते थे, स्वतः एक एक चीज का निरीक्षण करते थे जब लोग कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ऐसे अभिनंदनीय मुख्यमंत्री और उनके कार्य को निश्चित ठीक है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का काम, उनका चेहरा दोनों आपके काम आएंगे और इस पर जनता ठीक है वोट करेगी। अनुराग भदौरिया जी, क्यों लगता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है?
और आप लोग आने वाले हैं, फिर से नई हवा में नई सपा चलेगी? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मुझे पूरा विश्वास है कोई मेरे बीच में भी नहीं बोलेगा। आपने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल गए, तो भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी बनती है कुछ, लेकिन उन्होंने कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जो हालत क्वारंटाइन सेंटर की रही है, जो हालत मेडिकल हॉस्पिटल की रही है, किसी से नहीं छुपी है कि लोग कोरोना काल में मेडिकल हॉस्पिटल से कूद के जान देते थे, मेडिकल हॉस्पिटल से भागते थे। ना वहाँ कोई बेड की व्यवस्था नहीं, ना बाथरूम की व्यवस्था थी, ना किसी तरह की खाने पीने की व्यवस्था थी। लोग वहां पे अपने आप को ऐसा बंधा हुआ महसूस करते थे। एक बात। दूसरी बात, यही सरकार थी जो कोरोना काल में पीपी किट घोटाला किया। यही सरकार थी जो कोरोना काल में उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट का घोटाला किया। यही सरकार थी जब क्वारंटाइन सेंटर में सांप घूम रहे थे और कई लोगों को सांप ने डस लिया था। तो ये जो आपका भ्रष्टाचार था, ये क्या आपदा में अफसर खोज रहा था? ये आपदा में अफसर वाली बातें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जिस समय कोरोना काल का संकट चल रहा था, लोग पैदल चल रहे थे, हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले, न जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। इसकी जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं? कितने लोगों को उत्तर प्रदेश में मौत हुई है, जिनके हम लोगों ने, जो एक्सीडेंट से हुई, उनको हम लोगों ने, समाजवादियों ने अपनी गाड़ी से पैसे से उनको जहां के रहने वाले थे वहां तक छोड़ने का काम किया। और हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरहद के अंदर में अगर किसी के साथ भी कोई भी हादसा होगा तो समाजवादी पार्टी लोग उसको फाइनेंशियल मदद करेंगे। हमने दी 1-1 लाख रुपए और उनको गाड़ी एम्बुलेंस देके उनको अपने जहां के रहने वाले थे वहां तक पहुंचाया। उस समय कहां गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? जब विपक्ष हम रोड पे आए, समाजवादी रोड पे आए, तब आपने जाके बसें आपकी खड़ी रही और आप 14 से 15 हजार बसों को आप निकाल नहीं पाए। ये भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा आपदा में अफसर खोजती है, इनका मतलब यही होता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश को आपने कहा था अपराध मुक्त कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश में अपराध ही अपराध है, चारों तरफ महिलाओं पे अत्याचार, हाथरस पार्ट 2 और नाव पार्ट 2। एक बात, आपने रोजगार देने की बात की तो उत्तर प्रदेश में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। 4.5 लाख करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट समिति की थी, जिसका कोई रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। पार्ट 3 जो आपने किया था, हम आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तम प्रदेश बनाएंगे। उत्तम प्रदेश तो आपने ऐसा बनाया कि आप गड्ढा मुक्त तक नहीं कर पाए, जो आपका वादा था। आपने लैपटॉप देने की बात की थी, जो आप लैपटॉप भी बच्चों को नहीं दे पाए। आपने कहा था हम आएंगे, मेडिकल कॉलेज 6 एम्स बनाने की बात थी, नहीं बना पाए। 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, नहीं बना पाए। एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने 22 महीने बना के दिया था, और जो एक्सप्रेस वे की हम जमीन 80% अधिग्रहण करके गए थे, वो एक्सप्रेस वे भी आप आज 4.5 साल में नहीं चालू कर पाए हैं। और आपने जिन जिन जगह मेट्रो देने की बात की, चाहे गोरखपुर हो चाहे झांसी हो, और हमेशा आपने 4 साल से उसके लिए फंड अलॉट किया, क्या गोरखपुर में मेट्रो की एक भी ईंट लगी? और हम समाजवादी लोग यहाँ मेट्रो बना के चले गए थे। आपने स्टेडियम बना के स्पोर्ट्स के आगे बढ़ाने की बात की थी, नहीं बना पाए। समाजवादी का स्टेडियम आज भी है। तो हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं। महिला सम्मान की बात करते करते हमने 1090 यहाँ महिला सम्मान के लिए चलाया था, लेकिन आपको उसको और मजबूत करना था, आपने नहीं किया। हमने 100 डायल पुलिस को यहाँ पे दिया था कि आप पुलिस सिस्टम मजबूत कीजिए। आपने 100 डायल का नाम तो बदला, 112 कर दिया, लेकिन सिस्टम ये हुआ आज पुलिस का एनकाउंटर होता है। चाहे वो कासगंज की घटना हो या कानपुर की घटना हो, पुलिस का एनकाउंटर होने लगा। जिस प्रदेश के अंदर में महिला का सम्मान अगर सरकार सुरक्षित नहीं रह सकती, वो प्रदेश वो सरकार किसी काम की नहीं होती है। उससे ज्यादा शर्म की बात किसी प्रदेश के लिए नहीं हो सकती है कि जहां महिला न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री दफ्तर के सामने जाके आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, और महिला अगर पूजा करने जाए तो उसके साथ अन्याय हो जाए, खेत में काम करने जाए तो उसके साथ अन्याय हो जाए, स्कूल में बच्ची पढ़ने जाए अलीगढ़ में तो उसका अपहरण हो जाए। क्या ये शर्म की बात नहीं है? आपने जो शाहजहांपुर की घटना हुई, जो अलीगढ़ की घटना हुई बच्ची के साथ, जो हाथरस की घटना हुई, जो बदायूं में घटना हुई, जो उन्नाव में घटना हुई, जो लखनऊ में हुई, लखीमपुर में हुई बच्चियों के साथ, ये कोई छोटी मोटी बात है कि बच्चियां घर से नहीं निकल सकती और उनका अपहरण हो जाता है, हत्या कर दी जाती है, उनके साथ अन्याय होता है, और यहाँ पे बैठ के बातें क्या करेंगे? कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी, आप तो 4.5 साल से प्रभु यही बोल रहे अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अपराधी तो लगातार अपराध करते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपराधियों का प्रदेश बन गया। और बेरोजगारी में इनका कोई भी नेता अभी तक किसानों के धरने पे बैठे, कोई नेता जिन किसानों की मौत घर तक नहीं गया, कोई नेता। अब मैं उमाशंकर पांडे साहब के पास चलता हूँ, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। लोग महंगाई में आत्महत्या कर रहे हैं, इन्होंने एक शब्द, उमाशंकर पांडे जी, महंगाई में आत्महत्या। मैं हरीश जी आपके पास आऊंगा। बहुत सी बातें अनुराग भदौरिया जी ने कही हैं, उनमें कई पर प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन अभी पहले दौर में है, उन्होंने कहा टोका टाकी नहीं, मैं भी इसका ख्याल रखूंगा। उमाशंकर पांडे जी, आपको लगता है कि प्रियंका गांधी की जो मेहनत है वो रंग लाएगी? 2022 में जो समाजवादी पार्टी कह रही है, यही बातें लगभग आप सारी गिनाएंगे, थोड़ा सा अलग या नए आंकड़ों के साथ? आप क्या ऐसा विशेष करेंगे कि इनसे ऊपर चले जाए? भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने बड़ा भरोसा
पार्टी के नमूनों ने किया है, एक से एक नमूने बनाए। एक नमूना ऐसा कि पता नहीं डिग्री क्या है, डिग्री कुछ है भी कि नहीं है पता नहीं। आजकल दाढ़ी बढ़ा के चल रहे हैं। तो आसाराम जी के इन शिष्यों को मैं प्रणाम करता हूं कि कम से कम जनता के भरोसे पर तो कुछ करिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं जनता उसी का जवाब 2022 में इनको देगी। आप समझिए कि क्या वादे किए थे, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे थे महंगाई को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, और क्या हुआ? महिलाओं के लिए आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे असुरक्षित जगह है, जहां पर 6 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म और हत्याएं हो रही हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर एक ईंट उत्तर प्रदेश में नहीं रखा गया, जबकि अरबों रुपए इन्वेस्टर समिट में पानी की तरह बहा दिए गए। हजारों उद्योगपति आए, सैकड़ों हजारों एमओयू साइन हुए, लेकिन नतीजा कहीं दिख रहा है क्या? कहा था इन्होंने कि हम हर जिले में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, कहीं दिख रहा है क्या? कहा था इन्होंने कि हम 10 एम्स बनाएंगे, कहीं दिख रहा है क्या? तो 1D OP और न जाने क्या क्या झूठ इन लोगों ने बोला था, और इनको किससे काम चलाना पड़ा है? बड़ी बड़ी बातों से, झूठे विज्ञापनों से, और कुछ भी बोलने लगते हैं। नहीं पांडे जी, मेरा सवाल आपसे ये था, यही तो अनुराग भदौरिया बता रहे थे थोड़ा सा अलग अंदाज में। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप अखिलेश यादव से खुद को ऊपर रेट करें कि जनता आपको ऊपर चुने उनसे? क्योंकि जाहिर है कि 4 पार्टियां हैं तो चारों विरोधी दल बातें तो यही करेंगे। मुझसे प्रश्न है, आपसे प्रश्न है कि आपके पास ऐसा क्या है कि आप अखिलेश यादव से ऊपर खुद को मान रहे हैं कि आप सरकार में आने वाले हैं? देखिए, मुझे किसी से खुद को ऊपर मानने की जरूरत नहीं है। हमें जनता के मुद्दों पर, जनता के साथ हो रहे अन्याय पर उनके साथ खड़ा होना है। यही हमारा राजनीतिक धर्म है। और प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी वो धर्म पूरी ताकत से निभा रहे हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के हर मसले पर प्रियंका गांधी जी सदैव उपस्थित रहती हैं। सोनभद्र के उम्भा में जब योगी जी की पुलिस ने और योगी जी के गुंडों ने दसियों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो वहां पे प्रियंका गांधी जी, अजय लल्लू जी नजर आए थे। और योगी जी ने क्या किया था? योगी जी ने उनको चुनार के किले में बंद कर दिया था और बिजली पानी काट दिया था। जब चिन्मयानंद स्वामी कहते हैं ये, मैं तो उनको ढोंगी और बलात्कारी कहता हूं। जब चिन्मयानंद को इन्होंने संरक्षण दिया और उसी लड़की को जेल में बंद कर दिया, तब वहां पे प्रियंका गांधी जी लखनऊ की सड़कों पर पदयात्रा करते हुए नजर आई थी। हाथरस में जब लड़की को जबरन इन्होंने तमाम हिंदू धर्म को परित्याग करके जबरन जलवा दिया था अपने पुलिसिया गुंडों से, तब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहां पर नजर आए थे। इसी तरीके से हर मामले में, चाहे वो प्रयागराज के निषादों पर इनके, ठीक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां घटनाएं हुई अखिलेश यादव उसमें पीछे रहे, प्रियंका गांधी जी आगे रहे, आगे जाकर उन्होंने विरोध दर्शाया, कई जगहों पे पहुंच पाई, कई जगहों पे नहीं पहुंच पाई, लेकिन संकेतों में अपनी बात तो दिखा दी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटकर वापस आएंगे और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। इसी पर चर्चा अभी जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर किसके दावे मजबूत हैं, किसके दावों का आधार क्या है। ब्रेक से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ये कह रहे थे कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, जहां जहां जिम्मेदारियां थी वहां वहां सरकार पीछे हटी है। हरीश श्रीवास्तव जी जवाब देंगे इन दोनों बातों का? देखिए राम मोहन जी, मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इस बात की होड़ मची है कि झूठ सबसे ज्यादा कौन बोल लेता है, और इसी रेस में दोनों पार्टियां हैं। जबकि मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वो 10 लाख समथिंग करोड़ थी, जो आज 4 वर्ष में 21 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हो गई है। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में 45,000 थी 17 में बीजेपी गवर्नमेंट आने के पहले, और अब वो 95,000 है। इसी तरीके से आप देखिए कि 40 लाख लोगों को
गरीबों परिवार के लोगों को आवास मिला है। 1,36,000 लोगों को, 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन सरकार ने दिए हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में एमएसएमई इकाइयों को 2,30,000 करोड़ टीचर की भर्ती का लोन दिया। और आज जो मेडिकल इक्विपमेंट 18 में इन्वेस्टमेंट सबमिट किया था योगी जी ने, उसका परिणाम ये रहा। अनुराग भदौरिया जी, 3 लाख करोड़ आपने कहा था कि कोई बीच में ना बोले, वो साकार हुआ। और तो जवाब ले लीजिए, फिर आप बता देना पूरी बातें। कि 35 लाख लोगों को रोजगार उत्तर प्रदेश में मुहैया हुआ। बेरोजगारी का दर समाजवादी पार्टी के सरकार में 12% था, जो अब घट कर इस कोरोना महामारी के संकट के बावजूद घट के 4% पे आ गया। उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार भी थी, सपा की सरकार भी थी। इन लोगों ने 2-2.5 लाख नौकरियां दी थी अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में। योगी जी की सरकार ने अब तक 4 साल में 4 लाख नौकरियां तो सरकारी दी हैं। और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे 60 सर्विस कमीशन हो, सभी में अब दक्षता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर लोगों का चयन हो रहा है। गांवों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जहां कुल होता था कि उत्तर प्रदेश में कुल 3 जिलों को बिजली जा रही है, अब हर गांव को, हर मजरे को, हर शहर को बिजली उपलब्ध है। यही नहीं, आज आप देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या किसानों को ले लीजिए, 9 लाख टन इनका खाद्यान्न का परचेज रहता था समाजवादी पार्टी में। अब की 66 लाख मीट्रिक टन केवल धान की परचेज हुई है। और 64,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में एमएसपी के दामों पे जो खाद्यान्न की खरीद हुई उसमें सरकार ने भेजा है। अब मैं बोलूं, 20 चीनी मिलों का, मुंडेरवा, पिपराइच और रमाला, इन 3 चीनी मिलों सहित लगभग 20 चीनी मिलों का विस्तारीकरण हुआ, जो इसको लोग बेच रहे थे। और उनका इथेनॉल पैदा करने की शुगर केन से इथेनॉल बने, उसकी यूनिट लग रही है। तो उत्तर प्रदेश के किसानों का, अखिलेश जी, पौधे 5 साल में गन्ना किसानों को 95,000 करोड़ रुपया इन्होंने भुगतान किया था। योगी सरकार ने 4 साल में ही 1,26,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है गन्ना किसानों को। तो ये जो झूठ है इनका। ठीक है, अनुराग भदौरिया बोलिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया बोलिए, फिर 40 लाख तो मकान गरीबों को दिए, उसके अलावा 72,000 मकान और स्वीकृत किए। ठीक, हरीश जी, एक सेकंड रुकिए। आप चाहे युवाओं की रोजगार की बात हो, जी, हरीश श्रीवास्तव जी, अनुराग भदौरिया आप जवाब दे रहे हैं आपको। अनुराग जी बोलिए। निवेश के माध्यम से औद्योगिक विकास हो, तो मैं बोलता हूं, ये डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे अभी, को सरसब्ज बनाने की बात हो, बुंदेलखंड में लाखों हेक्टेयर जमीन जो ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी पूरी होने के कारण, ठीक, अब अनुराग जी की बात सुन लीजिए, फिर वापस आ जाऊंगा आपके पास सिंचित हुई अगले बारी में। बुंदेलखंड का किसान, ठीक, आवाज मिल रही है सर आपको? रोटी खा रहा था समाजवादी। हरीश जी, आवाज मिल रही है आपको? आज जी बोलिए अनुराग भदौरिया। देखिए, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने रोजगार दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सबमिट की थी आपने, कहां चला गया वो? कहीं लगा है? कहीं पे दिखा दीजिए। आप ये जो पन्नों में लिखे घूमते रहते हैं, रोजगार कहाँ है? सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जहां तक आप बात कर रहे थे कोरोना काल का, तो आपने बताया टीचर भर्ती घोटाले में भी हुआ। टीचर जैसी भर्ती में घोटाला हुआ। कोई भर्ती ऐसी नहीं हुई जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके लटकी नहीं। यहाँ पे देखिए, आलम यह है कि शमशान घाट में घोटाला हुआ और लोगों की मौतें हुई शमशान घाट में। आपको ही पता हुआ कितने लोगों की मौतें हुई थी अब इनके शमशान घाट घोटाले में। इन्होंने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा था। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों में एक भी इंडस्ट्री लेके नहीं आई है। कोई विकास का कार्य इन्होंने किया, एक ईंट तक नहीं लगाई। जो पहले का काम था आज तक वैसी स्टेच्यू की तरह बिल्डिंगें खड़ी हैं, उस पर काम नहीं बढ़ा है। आप कहीं भी कैमरा घुमा के चले जाइए कि एक भी बिल्डिंग अगर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता, बड़ा होता, तो आप मुझे बताइए। एक भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो बनाने की बात कर रहे थे, तो इनके एक मंत्री हैं कह रहे थे
कि शारदा यूनिवर्सिटी हमने बनाई, एमआईटी यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और जो ऑलरेडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनको अपना यूनिवर्सिटी बताने की बात करें, सोचिए इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा शैली तो आप जानते ही है, हर बात में ठोको नीति अपनाने की बात करते हैं। तो हालत ये हो गई कि कभी जनता पुलिस को, कभी पुलिस जनता को, कभी अपराधी पुलिस को, कभी पुलिस अपराधी को, कौन किसको किस समय ठोक दे इसका कोई भरोसा नहीं है। और किस समय किस तरह का हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का कैसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार किया गया। यही उत्तर प्रदेश था जिसके अंदर में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश जाने में अच्छा लगता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में लोग परिवार के साथ आना नहीं चाहते कि उन्हें पता है कि न जाने कब उनकी बच्ची के साथ अन्याय हो जाएगा, कब न जाने कब गोली चल जाएगी, न जाने कब दिन दहाड़े। सोचिए आप, सीओ और एसडीएम के सामने गोली मार के हत्या कर दी जाती है, सीओ और एसडीएम के सामने। कभी आपने ऐसी घटना देखी है? कभी आपने ऐसी घटना देखी है कि शराब माफिया यहाँ पे कोरोना काल में भी यहाँ पे जो आप बता रहे हो वहां पे सोचो, और उनके विधायक बचाते घूम रहे थे, देवरिया के विधायक बचाते घूम रहे थे कि उसको बचाया जाए, रो रहे थे। सोचिए आप, रो रहे थे उस गुंडे के लिए, और उसी विधायक के ऊपर में प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के फूल की बारिश कर रहे थे। सोचिए, ये शर्म की बात नहीं है? इस शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? और ये लोग उत्तर प्रदेश में अपराध का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। दिन दहाड़े कानपुर में अपहरण हुआ, देखा आपने? दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में होता है यहाँ पे। अब तो रात का भी इंतजार नहीं करते अपराधी, और अपराधी तो पुलिस का इनकाउंटर कर देते हैं। सोचो आप, कासगंज में मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ पे शराब माफिया पनपे नहीं? शराब माफियाओं को यहाँ पे छूट नहीं दी इन्होंने? उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार, चाहे बाराबंकी हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे लखनऊ हो, कितने लोगों की मौत हुई यहाँ पे जहरीली शराब पीने से। सरकार फिर भी शराब को आगे बढ़ाती रही। रात के 9 बजे तक खुलेगा, फिर एक बार 10 बजे तक खुलेगा। माने कोरोना काल के बावजूद भी आपने शराब बिचवाना यहाँ बंद नहीं करवाया। लोगों का रोजगार, रोटी तो नहीं मिल रही थी, लेकिन शराब उत्तर प्रदेश में मिल रही थी, जिसका फल ये हुआ कि यहाँ पे जहरीली शराब पी के लोगों की मौतें हुई। सोचिए आप, जिस प्रदेश के अंदर में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो लगे और सरकार वहां शराब व्यापारियों की मदद करने के लिए बनी हो, तो ये माफिया नहीं तो क्या है? उसकी हालत ये हुई कि कासगंज में पुलिस वालों के ऊपर भी हमला कर दिया और हत्या कर दी। इन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में। आज अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर में बेखौफ है। ये कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म कर दिया। अगर आपने उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म कर दिया, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, तो आए दिन ये गोलियों की आवाज क्यों आती है? आए दिन ये गोली चलने की आवाज बड़े बड़े शहरों के बीच में, गांव में क्यों आती है? आए दिन दहाड़े हत्याएं क्यों रही? हाथरस में क्यों दिन दहाड़े हत्या होगी? सोचिए, उस बच्ची की इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हत्या कर दी, और हत्या छुपाने के लिए ये उसको समाजवादी का बताने लगे। जब इनकी पोल खुली तो भागते भागते इधर उधर भागे घूम रहे। जब फोटोएं आगे वायरल हो गई उनके बीजेपी नेताओं के साथ, तब इनको पता चला कि अरे तो फोटो वायरल हो गई। तब से इन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। सोचो आप, ये है खौफ। अगर आपने समय रहते ही पहले ही कार्रवाई कर दी होती, हाथरस की पहली घटनाओं के छुपा नहीं रहे होते, उसको रात के अंधेरे में जलाया नहीं होता, इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं कह रहे होते कि उसके साथ अन्याय नहीं, कह रहे थे अन्याय नहीं हुआ, अगर उसी समय आपने डीएम एसएसपी कार्रवाई की होती तो शायद हाथरस की दूसरी घटना नहीं होती। अगर उन्नाव में उसी समय आपने कुलदीप सेंगर को उसी समय कार्रवाई कर दी होती शुरुआत में ही, जो आपने नहीं किया, आप अटकाते रहे, डीजीपी साहब वहां पे मीटिंग ये लोग करते रहे। अगर शुरू में कार्रवाई की होती तो आज उन्नाव में इतनी घटनाएं नहीं होती। और आपने अगर अपने चिन्मय स्वामी जिनको आप बोलते हैं, सवाल इसी बात को लेकर तो है कि कानून व्यवस्था की आप दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन जब हम हत्या की डिटेल्स देखते हैं कि प्रतिवर्ष कितनी हत्याएं हुई किसके शासनकाल में, कहें तो इनको तो फिर वो आंकड़े ज्यादा दिखते हैं आपके। नहीं, आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा है। रिलीज कहां करते हैं भैया? बीजेपी को आप नहीं जानते क्या? महा झूठा पार्टी है। इसको अच्छा, आप कह रहे हैं कहीं हत्या हो जाएगी, कहीं हत्या हो जाएगी और उसकी एफआईआर नहीं हो रही। फैलाना समाज के अंदर नफरत। आप ये कह रहे हैं कहीं हत्या हो जाएगी, उसकी एफआईआर नहीं हो रही। आपकी बात मान जाऊं राममोहन जी, आपकी बात मान जाऊं। इनसे पूछिए, हमने 22 महीने में एक्सप्रेसवे तैयार करके दे दिया था, और इनको तो जमीन एक्वायर करके गए थे, सारा हम बना के गए थे, उसके बाद भी अभी तक क्यों नहीं तैयार कर पाए? क्यों नहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हुआ? अभी तक बता देंगे क्यों नहीं चालू हुआ? हमारे काम का नाम बदल के अपना स्टिकर तो लगा देते हैं, कहते नहीं हमने चालू किया, तो एक्सप्रेसवे बना के चालू कर जाते ना। हम तो रहते 22 महीने में बना के चालू करके गाड़ी चला के दौड़ा के गए थे। आप बताओ, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस चालू कर दिया क्या? आप बताओ, आपने मेट्रो चालू कर दी क्या गोरखपुर में? उमाशंकर पांडे जी, स्टेडियम का नाम बदला कि नहीं बदला? एक स्टेडियम आपने बनाया क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? कोई अच्छा स्टेडियम बनाया हो स्पोर्ट्स का तो बताइए। हमने गांव में लोगों को स्पोर्ट्स स्टेडियम की छोटे मिनी स्टेडियम बनाने की बात की है, और हमने बना के दिए भी थे। इन्होंने कौन सा स्टेडियम बनाया देश का, उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसका नाम हो? ये बातें करते हैं। सोचो आप, पूछिए इनसे, कौन सा एक्सप्रेस चालू कर दिया क्या? एक्सप्रेस वे बताइए हमें।
मैं उनसे पूछूंगा, उमाशंकर पांडे जी की बारी स्किप हो जाएगी अगर उसमें चला गया तो। लेकिन पांडे जी, जब कानून व्यवस्था की बात होती है, जब ऐसे अपराध की बात होती है जिसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, किसी घर में, किसी गांव में ऐसी घटनाएं तो आप लोगों ने भी सरकार चलाई है, अब बगल के प्रदेशों में चला रहे हैं। इन घटनाओं पर सियासी बखेड़ा खड़ा करना उचित है क्या, या फिर आप संगठित अपराध की बात करेंगे, उस पर ब्रेक लगी है कि नहीं लगी? कुछ संगठित अपराध करने वाले तो पंजाब की जेल से आना नहीं चाहते। आना नहीं चाहते कि लाना नहीं चाहते, दोनों में बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो ऐसी पैरवी करते हैं कोर्ट में कि कोर्ट सीधे कह देता है कि भाई इनको नहीं भेजा जा सकता। उसमें कमजोरी तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। तुषार मेहता से पूछ लीजिए क्यों इतना कमजोर दलील रखते हैं, साक्ष्य रखते हैं कि हाई कोर्ट उनको आने की परमिशन नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट आने की परमिशन नहीं देता। ये पैरोकारी जानबूझकर कमजोर की जा रही है जिससे मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश न लाया जा सके और इनको निशाना साधने का मौका मिले। और आपकी पंजाब की पुलिस वो केस कंप्लीट नहीं कर पा रही जिसमें लेके गई उन्हें। पंजाब पुलिस नहीं, मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें क्या करेगा पंजाब, क्या करेगा उत्तर प्रदेश? जब कोर्ट में बहस चल रही है, कोर्ट में मुकुल रोहतगी जो है वो मुख्तार अंसारी के वकील हैं, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उत्तर प्रदेश के, वो बहस कर रहे हैं, इसमें पंजाब सरकार क्या करेगी? एक बात। चलिए दूसरी बात करते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी गलत आंकड़े दे रहे थे, इतने सीनियर प्रवक्ता होकर झूठ बोलते हैं चैनलों पे, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 12% महारत तो कांग्रेस को हासिल है। सुन लीजिए 12, अब सुन लीजिए हरीश जी, हमने नहीं बोला था आपके बीच में। 12% से अधिक है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर और हरीश श्रीवास्तव जी कहते हैं 4% है। लोक संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हम सरकार बनाएंगे, 5 सालों में 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में ट्वीट करके बताया था कि हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, यानी कि 56 के बदले महज 4 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार देने का झूठा, उसमें भी झूठा, तमाम उसमें प्रमोशन है, पुलिस के करीब 1.25 लाख प्रमोशन है उसमें, उसको भी इन्होंने नई भर्ती में जोड़ लिया, यानी कि 52 लाख लोगों के लिए इन्होंने झूठ बोला। गन्ना किसानों की बात कर लीजिए, इन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही 14 दिन के अंदर सभी का भुगतान हो जाएगा और जैसे ही फसल खरीदी जाएगी 120 दिन के अंदर सबका भुगतान किया जाएगा, नहीं होगा तो उस पर ब्याज किया जाएगा। 18,000 करोड़ रुपए आज भी गन्ना किसानों के बकाया है और एक चवन्नी इन्होंने ब्याज नहीं दिया। ये झूठ के पंखा भारतीय जनता पार्टी के लोग। महंगाई की बात कर लीजिए, जितनी महंगाई आज है उत्तर प्रदेश और देश में, इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 150 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। 150 साल क्यों कह रहा हूं कि 150 साल तक का हम लोग जानते हैं, एवरेज निकालेंगे तो वहां तक पता चलेगा इतनी महंगाई पूरे देश में कभी नहीं रही। महिला अत्याचारों की आप बात कर लीजिए, अभी 3 दिन पहले योगी जी जब खुद गोरखपुर में थे, एक नाबालिग लड़की जो डांस करके अपना परिवार का भरण पोषण करती थी, कार्यक्रम स्थल से उसको उठाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और योगी जी की गोरखपुर की पुलिस अपराधियों को बचा रही थी। जब सोशल मीडिया पे मामला वायरल हुआ तब जाके FIR दर्ज हुआ और एसओ को इनको सस्पेंड करना पड़ा। कानून व्यवस्था इतने बदतर हालात में इतिहास में कभी नहीं रहा। बेरोजगारी की बात सुन लीजिए, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, आंगनबाड़ी हो, सब पर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने तमाम बड़े बड़े वादे किए थे। 90 दिन के अंदर सबके मामले निपटाने का संकल्प पत्र में इन्होंने लिखा है बाकायदे, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि आज तक अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को लाठी के अलावा, जेल के अलावा कुछ नहीं मिला है। कांस्टेबल इको गार्डन में लगातार धरने पर बैठे हैं, वीडियो धरने पर बैठे हैं, करीब 35,000 के लगभग कांस्टेबलों को आज तक नियुक्ति के लिए नहीं बुलाया गया है। ये है इनका हकीकत। और चीनी मिल की बात कर रहे थे, चीनी मिल कोई खुलवा रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन वो चीनी मिलें बनवाने का काम उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस की सरकार रही है, सारी चीनी मिलें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में जितना हुआ है वो सब का सब कांग्रेस की सरकारों ने किया था। इन्होंने उसमें ताले लगाने का काम किया है।
बंद करने का काम किया है, चाहे वो कानपुर का टेक्सटाइल मिल हो, अंबेडकर नगर का मरेला मिल हो, टांडा का साड़ी उद्योग हो, बनारस का साड़ी उद्योग हो। आप 4 साल की सरकार से इतने हिसाब मांगते हैं, मुरादाबाद का आपको 35-40 साल इस जनता ने सरकार में भी तो रखा है इसी प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अपने शासन में डेवलप किया था, लेकिन 35-40 साल रखा तो है सरकारों में, इन सरकारों उसके बदले में काम किया होता तो ये 30 साल का सूखा क्यों झेलते? कबाड़ा निकाल दिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोक करके उसको विनाश की तरफ बढ़ाने का काम, नफरत की तरफ बढ़ाने का काम, दिलों के बीच दीवार पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी हरीश श्रीवास्तव ने किया है। हरीश श्रीवास्तव जी, देखिए, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता हंसती, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराधियों को पालने का काम इन्होंने किया। और अभी एक दुर्दांत माफिया को पूरा संरक्षण कांग्रेस पार्टी का, उसको पंजाब से उत्तर प्रदेश आने नहीं दे रहे हैं, जहां 30 मुकदमे दर्ज हैं और 12 पे ट्रायल चल रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हुई है अपराधियों के संरक्षण को लेकर। जब भी अपराधियों पे कोई निर्णायक कार्रवाई होती है, सबसे ज्यादा बौखलाहट वो समाजवादी पार्टी में होती है और कांग्रेस पार्टी में होती है। और ये बात करेंगे, ये चीनी मिलों को लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा सरकारों के साथ खड़े होकर के चीनी मिलें बिचवाई, सीमेंट फैक्ट्रियां बिचवाई, सारा बिकवाने का काम इन लोगों ने किया और समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ खड़े होकर के उनको बिक्री करवाया। आज कांग्रेस के लोग किस मुंह से ये बातें करेंगे? उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर रोजगार देने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया, जहां लगभग 35 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट करके एमएसएमई में औद्योगिक विकास की योजनाओं में उनको रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। और राममोहन जी गोरखपुर एम्स, गोरखपुर खाद का कारखाना, रायबरेली एम्स योगी सरकार ने बनाया, योगी सरकार में प्रारंभ हुआ। और 12 मेडिकल कॉलेज तो उत्तर प्रदेश में थे, 9 मेडिकल कॉलेज योगी सरकार में जिनमें कक्षाएं शुरू हो गई, 13 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। इसके अलावा 30 मेडिकल कॉलेज और वो पीपीपी मॉडल पे बनना प्रारंभ हो गए। आप एयरपोर्ट की स्थिति देखिए, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो तीनों पे काम शुरू हो गया है। इलाहाबाद एयरपोर्ट शुरू हो गया, बरेली एयरपोर्ट शुरू हो गया, 8 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, इनका जो निर्माण कार्य है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस दिशा में अभूतपूर्व काम किया है और उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास को चतुर्दिक विकास कर रही है। और यही कारण है कि ये बौखलाहट जो समाजवादी पार्टी की दिखाई पड़ती है और कांग्रेस पार्टी की, वो बौखलाहट केवल इस बात की है कि इनको लगता है कि इनको जनता कोई स्पेस देने वाली नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट का कारण इनका यही है कि इनको अब जनता में स्पेस नहीं मिल रहा। चलिए सर, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो बहुत सलीके से अपनी बात रखते हैं और अपने हिसाब से वो तथ्यों को भी पेश करते हैं। आपको बस इसी बात पर गौर करना है कि उस सलीके से बोली हुई बात में अगर आपको सच्चाई लगे, जहां जमीन पर आप रहते हैं वहां पर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की सुविधाएं, वहां पर घटने वाली अपराध की घटनाएं, अगर आपको जिस भी पार्टी से तालमेल खाती हुई मिले, जिसकी बातों से तालमेल खाती हुई मिले, उस पर आप भरोसा कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि जब आप तीनों दलों की या चारों दलों की बातों को सुनेंगे तो सब अपने अपने हिसाब से सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सच्चाई तो सिर्फ एक ही हो सकती है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।